डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 12 के पार्ट 1 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता का अंत इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इस अध्याय में हम सोवियत संघ के विघटन, दो ध्रुवीयता का अंत, एक ध्रुवीय विश्व, मध्य एशियाई संकट, अफगानिस्तान, खाड़ी युद्ध, लोकतांत्रिक राजनीति और राजनीति का लोकतांत्रिकरण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अरब स्प्रिंग और सीआईएस, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि शीत युद्ध के दौरान जिस तरीके से बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी, उसके बाद जब 1989 में इसको गिराया गया, तब किस तरीके से नाटकीय घटनाक्रम हुआ और इसकी ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम यह देखेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद किस तरीके से विभाजित हो चुका जर्मनी अब एकीकृत हो गया था और सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने लगातार एक एक करके अपने आप को बदल दिया और साम्यवादी शासन की तरफ डाल दिया। इसके साथ साथ हम यह देखेंगे किस तरीके सोवियत संघ का विघटन हुआ और उसके बाद दुनिया इसमें हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणामों पर चर्चा करेंगे। इसमें हम यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया में किस तरीके से भारत का क्या हुआ, भारत के साथ किस तरीके से संबंध बने हुए हैं और किस तरीके से अन्य देशों के साथ सोवियत संघ के संबंध बने हुए हैं। ठीक है, हम यह देखते हैं कि जो ये दो ध्रुवीयता है, ठीक है, वो बहुत टाइम से जो दो देशों के महाशक्तियों के बीच में हमें एक तरीके से देखने को मिला है। 1945 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो इस चैप्टर में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न है, आर्थिक बदलाव के कारण रूस सहित अधिकांश देशों में किस कार्यपालिका को प्रमुख बनाया गया? किसे कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया? संसद के सदस्यों को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या राज्यपाल को? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि देखिए, रशिया या यूएसएसआर के बारे में पढ़ना इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अभी जिस समय जो सिनेरियो चल रहा है आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो रशिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूक्रेन के साथ जो वॉर चल रहा है, तो इस स्थिति में रशिया का इतिहास, रशिया की उत्पत्ति कैसे हुई, सोवियत संघ का विघटन क्या हुआ, उस समय उसका क्या इतिहास रहा है, उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सब चीज़ों को, जब तक हम किसी चीज़ के बेस के बारे में नहीं जानेंगे, हमें अभी की चीज़ें पता नहीं चलेंगी। मैंने ये बार बार कहा है। तो इस समय हम यह देखेंगे कि उस समय उनका किस तरीके से दो ध्रुवीयता का नाश हुआ और किस तरीके से यूएसएसआर का विघटन होकर रशिया की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले हम जानते हैं दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है। यह वह व्यवस्था है जिसमें दो महाशक्तियों का अस्तित्व होता है, जिसमें क्षमताएं प्राय तुलनात्मक होती हैं, उसे हम द्विध्रुवीकरण कहते हैं। यह व्यवस्था दो विरोधी या प्रतिपक्षी राज्य या ब्लॉक होते हैं, जिनमें दो एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं और दोनों ब्लॉक एक दूसरे को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। शीत युद्ध के दौरान दो ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई थी। एक खेमे का नेतृत्व अमेरिका के हाथों में था और दूसरे का सोवियत संघ के। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो दो ध्रुवीयता का भी अंत हो गया था। दो ध्रुवीयता का अंत किस तरीके से हुआ, हम ये देखेंगे। दो ध्रुवीयता का अंत जो हुआ था वह इसी स्थिति में हुआ था, जब जिस प्रकार सोवियत संगठन का हम देखते हैं कि विनाश हुआ, या सोवियत संगठन जब जिस तरीके से टूटा था, तब हमने देखा कि दो ध्रुवीयता का भी अंत हो गया था और अमेरिका एक तरीके से एक ध्रुवीय शासक की तरह उभरा था और अमेरिका का प्रभुत्व उस समय हमें देखने को मिलता है। हम जानते हैं सोवियत संघ के बारे में। 1917 की रूसी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ यानी कि यूएसएसआर अस्तित्व में आया था। इस समय इसमें मिला के कुल 15 गणराज्य और 15 अलग अलग देशों से मिलकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। सोवियत संघ का निर्माण गरीबों के हितों में ध्यान में रख के किया गया था। इसमें समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया था। इसमें कौन कौन से 15 देश थे? रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, लताविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। ठीक है, ये सारे उसमें देश थे। फिर हम जानते हैं सोवियत प्रणाली क्या है और सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या है। सोवियत संघ में समाजवादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना चलाई गई है। राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम देखेंगे तो सोवियत प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सोवियत संघ ने अपना विकास किया था।
हम देखते हैं सोवियत प्रणाली के उस समय क्या विशेषता थी। सोवियत संघ की जो राजनीतिक प्रणाली थी वह समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। सोवियत प्रणाली आदर्शों और समतावादी समाज पर बल देता था। इसके साथ साथ सोवियत प्रणाली पूंजीवादी और मुक्त व्यापार के विरुद्ध थी। सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी को अधिक महत्व दिया जाता था, अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिलता है। यहाँ की जो राजनीतिक प्रणाली थी वह भी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस दल पर सभी संस्थाओं का गहरा नियंत्रण था। सोवियत आर्थिक प्रणाली योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में थी। इसमें संपत्ति पर राज का स्वामित्व और नियंत्रण होता था और संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी और इस समय की जीवन स्तर था वह बहुत अच्छा था और बेरोजगारी जो थी वह ना के बराबर थी। अच्छा, हम ये देखते हैं कि सोवियत प्रणाली या सोवियत संघ इतनी बड़ी महाशक्ति बनाने वाले उसके क्या कारक थे, वह क्यों बना था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने ये देखेंगे कि कुछ प्रमुख कारक थे जो सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है। वह क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वह विश्व के अन्य देशों के तुलना में बहुत अधिक विकसित थी। इसके बाद यहाँ की जो संचार प्रणाली थी वह बहुत अच्छी थी। उस समय सोवियत संघ की संचार प्रणाली अपने समय की उन्नत अवस्था में थी। फिर हम यह देखते हैं कि सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधनों के विशाल भंडार थे, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी और उत्पाद आदि शामिल है। इन संसाधनों के लाभ पे सोवियत संघ ने अपना बहुत अधिक विकास किया था और यह एक महाशक्ति के रूप में उभरा था। सोवियत संघ में यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास हुआ था और इसके साथ साथ यहाँ का जो उपयोग था वह भी काफ़ी ज़्यादा विकसित अवस्था में था। यहाँ पर पिन से लेकर कार तक समस्त वस्तुओं का उत्पादन होता था। यद्यपि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग द्वारा निर्मित की वस्तुओं को गुणवत्ता के स्तर पे पश्चिमी देशों के समकक्ष नहीं थी, लेकिन वहाँ की जो जनता थी वह इसके लिए बहुत हेल्पफुल रही है और वहाँ की जो सरकार ने देश के नागरिकों को समस्त बुनियादी सुविधाएं दे रखी थी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बच्चों की देखभाल और यातायात सुविधा सभी आती थी, जिसकी वजह से हम यह देखते हैं कि वह एक बहुत मजबूत सोवियत संघ एक बहुत महाशक्ति के रूप में उभरा था। अब हम जानते हैं दूसरी दुनिया के बारे में या दूसरी दुनिया की चीज़ें क्या थी। उससे पहले हम जानते हैं कि सोवियत प्रणाली की जो खामियां थी वह क्या थी। सोवियत प्रणाली में नागरिकों को वास्तविक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता था और शासन पर साम्यवादी दल के नौकरशाही का नियंत्रण था। इसके साथ साथ नागरिकों को शासन की कमियों को उजागर करने की स्वतंत्रता नहीं थी। आम नागरिक शासन और साम्यवादी दल की आलोचना नहीं कर सकते थे। नागरिकों का जीवन कठिन था, जबकि दल के नेता और सरकारी कर्मचारी अच्छे से जीवन यापन करते थे। साम्यवादी दल और शासन संस्था जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। उत्तरदायिता के अभाव में शक्ति का दुरुपयोग देखने को मिलता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, जिसकी वजह से जनता के मन में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था और सोवियत संघ अपने नागरिकों को राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती थी। और जो शासन की शक्ति थी ना, वह केवल रूस में केंद्रित थी, जबकि वह 15 राज्यों का गणराज्यों में से एक था। लेकिन इसकी वजह से हम यह देखते हैं कि जो अन्य गणराज्यों की जो जनता थी वह अपने आप को उपेक्षित भी महसूस करती थी। यह जो सारी स्थितियाँ थी, इसकी वजह से हमें यह देखने को मिलता है कि यह उसकी बहुत बड़ी कमियां थी, जिसकी वजह से भी सोवियत संघ का विघटन हुआ और ये बहुत बड़ा रीजन बन के उभरा था। अब हम जानते हैं किस तरीके से दूसरी दुनिया के देश क्या हैं और इसके किस आधार पर ये चीज़ें की गई थी। पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली के तर्ज में ढाला गया। इन्हें समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया के देश कहा गया। ठीक है, जब यूरोप में वे देश जो समाजवादी और साम्यवादी प्रणाली पे चल रहे थे, उन्हें हमने यूएसएसआर ने उस समय दूसरी दुनिया के देशों के बारे में कहा है। अब हम जानते हैं कि साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बीच में क्या अंतर है। देखिए, सोवियत अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित थी, जबकि अमेरिका में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। सोवियत अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, जबकि अमेरिका में हम यह देखते हैं कि स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित अर्थव्यवस्था है। सोवियत अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत पूंजी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है और अमेरिका में व्यक्तिगत पूंजी बहुत महत्व रखती है। सोवियत समाजवादी आदर्शों से प्रेरित था और अमेरिका में हम ये देखते हैं कि अधिकतम लाभ के पूंजीवादी सिद्धांत यहाँ पे थे और उत्पादन के साधनों पर सोवियत संघ में राज्य का स्वामित्व होता था, जबकि अमेरिका में उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण देखने को मिलता है। अब हम जानते हैं मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। यह
यह सोवियत संघ के अंतिम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया था और यह किस तरीके से इन्होंने क्या किया है, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म 1931 में हुआ था। यह सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। इन्होंने 1985 से 1991 तक राष्ट्रपति रहे थे। इनका नाम रूसी इतिहास में सुधारों के लिए जाना जाता है। इन्होंने पुनर्रचना और खुलेपन के आर्थिक सिद्धांत को शुरू किया था और आर्थिक और राजनीतिक सुधार भी शुरू किए थे। इनकी उपलब्धियां क्या थी? इन्होंने यूएसए के साथ जो हथियार की होड़ चल रही थी उस पर रोक लगाई थी। इन्होंने अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से संयुक्त सोवियत सेना को वापस बुलाया था। इसके साथ साथ इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के लिए बहुत अच्छा कार्य भी किया था। इसके साथ वह जर्मनी के एकीकरण में सहायक बने थे। उन्होंने शीत युद्ध को समाप्त किया लेकिन कई बार जो लोग यूएसएसआर के सपोर्टर रहे हैं उन पे उन्होंने ये आरोप लगाया है कि इन्होंने सोवियत संघ के विघटन को करने का प्रयास किया है या सोवियत संघ का विघटन इन्हीं की वजह से हुआ है। सोवियत संघ के सुधारों के लिए इन्होंने कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां बनाई थी या जो गोर्बाचेव को जो बाध्य कर दिया थी, ऐसी कई परिस्थितियां थी जिसके लिए सोवियत संघ का सुधार होना बहुत ज़रूरी था। देखिए, सोवियत संघ में ऐसा था कि धीरे धीरे नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था और पूरी व्यवस्था नौकरशाही के शिकंजे में फंसती चली गई थी। इससे सोवियत प्रणाली सत्तावादी हो गई थी और लोगों का जीवन कठिन हो गया था। सोवियत व्यवस्था में लोकतंत्र और विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, जिससे सुधार की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी। और सोवियत संघ में एक दल साम्यवादी दल का प्रभुत्व था। यह दल किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। यद्यपि सोवियत संघ 15 गणराज्य शामिल थे, परंतु प्रत्येक विषय में हमें रूस का ही प्रभुत्व देखने को मिलता है और वही सभी प्रकार से महत्वपूर्ण निर्णय लेता था। इससे बाकी के गणराज्य स्वयं को दमित और अपमानित भी अनुभवित करते थे। इसके पास हमने यह देखा कि सोवियत संघ ने समय समय पर अत्याधुनिक और खतरनाक हथियार बना के अमेरिका की बराबरी करने की कोशिश की है, लेकिन इसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी भी पड़ी है। हथियारों पर अत्यधिक खर्चों के कारण कई बार उनकी जो बुनियादी ढांचे थे या तकनीकी क्षेत्र में काफ़ी पीछे रह गया था। सोवियत संघ राजनीतिक और आर्थिक तौर पर अपने नागरिकों के समक्ष पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया था। सन 1979 में अमेरिका में सैनिक हस्तक्षेप के द्वारा सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और कमजोर हो गई थी और सोवियत संघ में निर्यात भी खत्म हो गया था। उसी को देख के जब कहा जा सकता है ना, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को एक तरीके से समाप्ति की तरफ या विघटन का जो उन पर आरोप लगाया जाता है वह इस तरीके से है क्योंकि उन्होंने कई ऐसे प्रयास किए थे ताकि सोवियत संघ इन सब चीज़ों से पीछे हट सके। अब हम जानते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। देखिए, सोवियत संघ के गणराज्यों में चल रहे संघर्ष ने सोवियत संघ के विघटन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और गणराज्यों के संघर्ष से सोवियत संघ की जो केंद्रीय सत्ता थी वह कमजोर हो गई थी। एक के बाद एक सोवियत संघ के जो गणराज्य थे वह स्वतंत्र होते चले गए और इसी तरीके से 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। और इसके बाद जिन 15 गणराज्यों ने मिलकर सोवियत संघ को एक बहुराष्ट्रीय राज्य हुआ करता था, उसमें से 12 राज्यों ने मिलकर एक संयुक्त स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्र कुल यानी कि CIS की स्थापना की और 3 बाल्टिक गणराज्य लताविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया उसमें शामिल नहीं हुए। ठीक है, और सोवियत संघ का विघटन कि अगर हम कारण देखेंगे तो किस तरीके के कारण थे, तो देखिए, नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना ये एक सबसे बड़ा कारण था। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, कम्युनिस्ट पार्टी पर अंकुश, संसाधनों का अधिकतम जो प्रयोग था वह परमाणु हथियारों पर था। मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से हिस्सा सैन्य खर्चों की तरफ चला जाता, जिससे जो आर्थिक स्थिति थी वह काफ़ी बिगड़ गई थी। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में ये पश्चिम से काफ़ी पीछे रह गया था। पार्टी का जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। और इसके साथ यहाँ पे हम ये देखते हैं कि रूस की प्रमुखता, अन्य गणराज्यों को बराबरी का अधिकार नहीं मिलने पे हमें कई बार इस चीज़ों को देखना मिलता है। और जब गोर्बाचेव ने जो सुधार किए थे उनका विरोध होने लगा था, जिससे लोग काफ़ी नाराज़ हो गए थे। अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई थी और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होती गई थी लगातार। राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार हुआ। ठीक है, और सब जगह अब लोग ये चाह रहे थे कि अब प्रत्येक जब आप 15 गणराज्य थे जो सभी की जनता चाहती थी कि उनको बराबरी का अधिकार मिले, या वहाँ के जो नेता थे वह भी चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना यह सबसे बड़ा रीज़न आता है। अब हम जानते हैं कि सोवियत संघ के परिणाम के विघटन के परिणाम क्या थे। सबसे बड़ा परिणाम शीत युद्ध समाप्त हो गया, दूसरी दुनिया का पतन हो गया और अमेरिका एक तरीके से पूरा वर्चस्व का उदय हुआ और एक ध्रुवीय विश्व
का उदय हुआ। हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। 15 नए राज्यों का उदय हुआ। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जैसी ताकतवर जो संस्थाएं थी वह देशों की सलाहकार बन गई। रशिया जो था वह सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगा और पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व आया। शॉक थेरेपी को अपनाया गया और उदारवादी लोकतंत्र की महत्ता बढ़ी थी। ठीक है। सोवियत संघ में जब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने लगभग 70 सालों तक शासन किया था। अब यह पार्टी जनता के लिए जवाबदेह नहीं रह गई थी। कई प्रकार की उनकी हमें कमियां देखने को मिलती थी। वहाँ भ्रष्टाचार था, वहाँ पर जो प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से वह गतिरोध आ चुका था, जिसकी वजह से शासन व्यवस्था अक्षम हो गई थी और जिस तरीके से केंद्रीय शासन प्रणाली थी उससे भी काफी प्रभाव पड़ रहा था। भारत जैसे विकासशील देशों पर सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम पड़ा था, अगर हम यह देखेंगे तो घरेलू राजनीति में अमेरिका के हस्तक्षेप को अधिक अवसर मिल गया था। इसके साथ साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत और अन्य विकासशील देशों में नियंत्रण की सुविधा मिल गई थी और विश्व के बहुत महत्वपूर्ण संगठनों पर जैसे कि अमेरिका IMF या वर्ल्ड बैंक पर अमेरिकी प्रभुत्व देखने को मिलता है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का समाप्ति हो गई और संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व राजनीति पर प्रभाव पड़ा और एक ध्रुवीय विश्व। वर्तमान में ऐसा कोई विश्व देश नहीं था जो अमेरिका जैसी महाशक्ति को चुनौती दे सके। इसलिए उस व्यवस्था को हमने एक ध्रुवीय विश्व की व्यवस्था कहा था, जब केवल एक देश ही महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ था। फिर हम जानते हैं शॉक थेरेपी के बारे में। शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी के बारे में किस तरीके की चीज़ें थी, उनकी विशेषताएं क्या है और परिणाम क्या है। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और IMF द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के मॉडल को अपनाने को कहा गया। इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी के अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक ढांचे को बदलकर तुरंत अपनाने की बात की गई, जिसके अंतर्गत सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती प्रारंभ की गई थी। इसकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए, इसकी विशेषता यह थी कि इस पर निजी स्वामित्व था। राज्य की संपदा का निजीकरण हो गया। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदल दिया गया। पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लगी। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया। मुद्राओं में आपसी परिवर्तनीयता आई। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से रशिया का जुड़ाव हुआ। इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। और पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी विकल्प को हमने वहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया था। इसके साथ हम देखते हैं कि शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए थे। ये थेरेपी पूर्णतः असफल हुई थी। ठीक है। रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया था। रूसी मुद्रा जो रूबल थी उसमें काफ़ी गिरावट आई। सामाजिक कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। सरकारी रियायत खत्म हो गई और ज़्यादातर लोग उस समय गरीब हो गए थे। 90% उद्योगों में निजी हाथों में चली गई और कंपनियों को कम दामों में बेचा गया, जिससे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया। इसके साथ साथ यहाँ पे आर्थिक विषमता बढ़ी, खाद्यान्न संकट बढ़ा और माफिया वर्ग का भी उदय हो गया। इसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि अमीर और गरीब के बीच में विभाजन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। कमजोर संसद और राष्ट्रपति को अधिक शक्तियों से सत्तावादी राष्ट्रपति शासन के हम एक तरीके से जो देखा जा सकता है वह वहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम यह देखते हैं कि क्या शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका था उस समय? आपको लगता है रशिया? देखिए, सबसे बेहतर तरीका ये नहीं था। क्यों? क्योंकि उससे ना इतिहास बिल्कुल ही गड़बड़ा गया। एक तरीके से कहें तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ हो गई। रशिया मतलब पूर्व सोवियत संघ यानी कि रशिया का राज्य का नियंत्रण औद्योगिक ढांचा पूरी तरीके से चरमरा गया था, क्योंकि लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों में या कंपनियों को बेच दिया गया, जिसे हम सबसे बड़ी गराज सेल के बारे में कहते हैं। गराज सेल के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथों में बेच डाले, क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता थी। रूबल के मूल्य में गिरावट आई और लोगों की जमा पूंजी जाती रही। सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त होने से खाद्यान्न सुरक्षा मौजूद नहीं रही और खाद्यान्न का लगातार आयात करना पड़ा। सन 1999 में सकल घरेलू उत्पादन सन 1959 की तुलना में भी नीचे आ गया। पुराना व्यापारिक ढांचा टूट गया, लेकिन व्यापार की कोई नई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई। एक नया माफिया वर्ग उभर के आया, जिसने आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अमीर और गरीबों के बीच में लगातार
अंतर बढ़ा, जिससे आर्थिक असमानता आई, और जल्दबाजी में जो संविधान तय किया गया उसमें राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बना दिया गया और उसे सारी शक्तियां दी गई और संसद एक बहुत कमजोर संस्था बन के रह गई। देखिए, यह स्थिति हमें अभी भी देखने को मिलती है। इस प्रकार के परिणामों को देखकर हमें यह तो लगता है कि जो साम्यवाद से पूंजीवाद का संक्रमण था वह धीरे धीरे होना चाहिए था और इसे सहजता के साथ अपनाना चाहिए था, ताकि जो जनता है जो हर प्रकार की चीज़ ना इसके साथ एडजस्ट कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो ये थेरेपी दी गई थी इस वजह से रशिया की उस समय की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से टूट गई थी। अब हम जानते हैं गराज सेल के बारे में। गराज सेल क्या है? शॉक थेरेपी से उन पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था चरमराई जहाँ पे पहले साम्यवादी शासन थी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा था। ठीक है, जो आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण था सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीतियों के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी। ठीक है, इसलिए यह सभी उद्योगों के लिए बहुत ही गलत साबित हुआ और इसे ही उद्योगों को बहुत ही सस्ते दामों में कंपनियों को बेचा गया। इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। गैराज सेल जैसी हालत उत्पन्न होने के कारण क्या थे? महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेचा गया। हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को भी अधिकार पत्र दिए गए, लेकिन नागरिकों ने अपने अधिकार पत्रों को कालाबाजारी में बेच दिया क्योंकि उन्हें उस समय धन की ज़्यादा आवश्यकता थी। और रूबल में भी जिस तरीके से गिरावट आई उससे मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी इससे जाती रही। पूर्वी सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलअंदाजी बढ़ी है। रूस के 2 गणराज्यों चेचनिया और दागिस्तान में हमने हिंसक अलगाववादी आंदोलन भी चले हैं और चेकोस्लोवाकिया के 2 भाग भी हुए हैं। ठीक है, जिसे चेक या स्लोवाकिया दोनों कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि यह स्थिति अभी भी संघर्ष और तनाव की स्थिति हमें प्रेजेंट में देखने को मिली है। अभी हम यूक्रेन वॉर देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो पुरानी स्थिति आई है हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अरब स्प्रिंग के बारे में। अरब स्प्रिंग क्या है? ठीक है, 21वीं शताब्दी में पश्चिमी एशियाई देशों में लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन शुरू हुए। ऐसे ही आंदोलन को हम अरब स्प्रिंग के नाम से कहा जा सकता है। इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया में 2010 में हुई थी। ठीक है, और इसके प्रदर्शन के क्या तरीके थे? हड़ताल, धरना, मार्च या रैली, ये प्रमुख तरीकों में से आ जाता है। और विरोध के क्या कारण थे? जनता का असंतोष, गरीबी, तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन, अत्याचार, बेरोजगारी, यह सब जो चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार, यह सारी चीज़ें जो हैं वह सबसे बड़ा कारण उभरा था अरब स्प्रिंग का। और इसकी वजह से कई बार हम देखते हैं कि बहुत जगह लोगों ने लोकतंत्र के लिए मांग की और यह स्थिति भी देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं किस तरीके से अन्य चीज़ें हुई थी। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं बाल्कन समस्या के बारे में। बाल्कन समस्या क्या थी? बाल्कन संगठन किस प्रकार से बना था और बाल्कन राज्य क्या था? भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो बाल्कन राज्य 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में काला सागर, पश्चिम और दक्षिण में भूमध्य सागर की शाखाएं हैं। इसके कारण से बाल्कन राज्यों को बाल्कन प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें अल्बानिया, बोस्निया, सर्बिया, तुर्की, यूनान जैसे प्रमुख गणतंत्र शामिल हैं। इसमें कुछ अन्य राज्य भी शामिल हैं जैसे कि स्लोवानिया, रोमानिया आदि। और ये जो बाल्कन क्षेत्र है, बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृहयुद्ध के कारण कई प्रांतों में बंट गया था, जिसमें शामिल बोस्निया और हर्जेगोविना और स्लोवेनिया, क्रोएशिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। फिर हम देखते हैं एक नई चीज़ जो आती है वह है बाल्टिक क्षेत्र। बाल्टिक सी के बारे में, बाल्टिक क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं कि बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया ने 1991 में यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने और 2004 में यह नाटो में भी शामिल हुए। फिर हम देखते हैं मध्य एशिया में। मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्ष तक अर्थात 2001 तक लगातार गृहयुद्ध चला है। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में भी गृहयुद्ध की स्थिति थी। ठीक है, और मध्य एशियाई गणराज्य में पेट्रोल के विशाल भंडार है। इसी कारण से बहुत सारी बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का ये हमेशा से कारण बना रहा है। अब हम देखते हैं पूर्व साम्यवादी देश और भारत कि क्या संबंध है और किस तरीके से ये चीज़ें चली हैं। देखिए, पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, अभी भी अच्छे हैं, और रूस के साथ भारत के संबंध हमेशा से अच्छे बने रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य देशों के साथ भी भारत के मित्रतापूर्ण ही संबंध देखने को मिलते हैं।
और यहाँ पे बहुध्रुवीय विश्व जिस तरीके से भारत की हमेशा से चाह रही है और गुट निरपेक्षता जो आंदोलन इसकी चलाया गया था वह हमें देखने को मिलता है। दोनों देशों के बीच में अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों द्वारा वार्ता का हल, संयुक्त राष्ट्र के सुदृढ़ीकरण और लोकतंत्र में विश्वास देखने को मिलता है। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौतों पे हस्ताक्षर हुए। भारत रशिया हथियारों का खरीदार है और रूस से तेल भी आयात किया जाता था। परमाणु योजना और अंतरिक्ष योजना में रूस ने हमेशा से मदद की है। और इसके साथ साथ हम यह देखते हैं कि कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात को बढ़ाया गया है। और जितने भी पिछले ब्रिक्स के सम्मेलन हुए हैं इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष अभियान और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए और लक्ष्य की प्राप्ति पर बल दिया गया। और अभी की स्थिति हम देखिए इस समय रशिया की स्थिति सभी देशों के साथ अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उससे स्थिति खराब है, ठीक है। लेकिन भारत हमेशा से रशिया का एक अच्छा दोस्त, एक हमेशा से अच्छा मित्र बन के रहा है। तो यह स्थिति हमें देखने को मिलती है कि किसी भी प्रकार के जिस प्रकार के पावर या क्या बोल सकते हैं यूएन में जिस तरीके से पावर का प्रयोग किया गया था या रशिया के खिलाफ वोटिंग की गई थी, इस स्थिति से भारत ने हमेशा अपने आप को बाहर रखा है, ठीक है। तो यह स्थिति अभी भी हमें देखने को मिलती है। भारत और रशिया के संबंध अभी थोड़े गड़बड़ाए हुए हैं, लेकिन इसका रीज़न भारत नहीं है। रशिया के संबंध इस समय पूरे विश्व के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो यह स्थिति अभी हमें देखने को मिलती है। अब भारत और जब रशिया और यूक्रेन का वॉर ख़त्म होता है तब हम देखते हैं कि ये स्थिति हमें कहाँ देखने को मिलती है। रशिया ने वैसे हर स्तर पे भारत को हमेशा सपोर्ट किया है। जब चाइना के साथ वॉर हो या चाइना का जब भी भारत पे अटैक किया जो सीमा पे विवाद रहा है, रशिया का हमेशा सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। तो इन लक्ष्यों को या उन संबंधों पर हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार की स्थिति बनती है। अब आते हैं आज के प्रश्न के जवाब। आर्थिक बदलाव के कारण रूस सहित अधिकांश देशों में किसे कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया था? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति को। बहुत जल्दबाजी में संविधान का निर्माण हुआ था। देखिए, तो संविधान में राष्ट्रपति को बहुत प्रमुख शक्तियां दी गई हैं और संसद को बहुत कमजोर बना दिया गया है, जिसकी वजह से हम यह देखते हैं कि अभी भी बहुत जगह संसद जो राष्ट्रपति शासन है वहाँ पे बहुत मजबूत है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम रशिया में देख सकते हैं कि रशिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी पावर है, वह सब कुछ राष्ट्रपति के ही हाथ में है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।